गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां केवी स्टूडियो से आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक ऐसे गुरु से मिलाने जा रही हूं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में शिक्षा प्रणाली को बेगूसराय में एक नया रूप दिए, एक नई पहचान दिए। आइए मैं आपको सेंट जोसेफ स्कूल के निदेशक अभिषेक कुमार सिंह जी से मिलाने जा रही हूं। उनसे हम नई शिक्षा प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था तो धीरे धीरे बच्चों में डेविएशन शुरू हो गया था। बच्चों को हमने डेविएट करते देखा, उनका मोरल डिग्रेडेशन हो रहा था, फैमिली में भी डिसिप्लिन और गार्जियनशिप की कमी होती जा रही थी, बच्चे बिगड़ रहे थे। तो मैंने उस समय रीड किया कि अगर इन बच्चों को बहुत अच्छी तालीम नहीं दी जाए, अगर उनको बहुत अच्छा अनुशासन नहीं सिखाया जाए तो हमारी भावी पीढ़ी तो बेकार हो जाएगी जी। उन्हें वो शिक्षित तो होंगे लेकिन बिना अनुशासन के, बिना ज्ञान के वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से दिमाग में एक प्रेरणा आई कि बच्चों को एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए जहाँ की इंसान बनाया जाए, इंसान का निर्माण हो। तो मैंने ये फील किया कि हर एक शहर में अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है जहाँ बच्चों को शिक्षा के अलावे संस्कार और अनुशासन सिखाया जाए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सुचारू रूप से जी भी सकें और बहुत वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकें। सर, बहुत ही कम उम्र में आपने ये क्षेत्र चुना। आपके पास और भी ऑप्शन थे, विकल्प थे कि आप कुछ और भी कर सकते थे। नेचर से बेसिकली मैं अपने को एक टीचर और दूसरों को इंस्पायर करने वाला समझता था। ये मेरा मानना है कि लाइफ इज़ एन वन टाइम ऑफर। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई लोग इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, अगर मेरी ज़िंदगी प्रेरणा स्रोत नहीं बन रही है तो फिर वो ज़िंदगी तो किसी काम की है नहीं। ऊपर वाले ने एक ही ज़िंदगी दी है। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आके बच्चों को और सोसाइटी को प्रेरित किया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। और कोई काम, मेरा मानना है कि बीइंग ए स्मॉल कांट स्टॉप अस फ्रॉम थिंकिंग बिग। जितने भी महापुरुष हुए वो सब ने छोटी उम्र में काम शुरू किया और उम्र कहीं बाधक नहीं होता है। मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी ख़त्म की और मुझे लगा कि तुरंत काम में आ जाना चाहिए और सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए कुछ काम शुरू कर देना चाहिए जिससे उनके जीवन में मैं कुछ बदलाव ला सकूं। मेरा मानना है कि हम अपने बर्थडे में बहुत जो खुशी मनाते हैं उस दिन हम ये आत्मचिंतन करें कि पिछले एक साल, हमारी ज़िंदगी से तो एक साल कम हो गए जी। एक साल कम हो गए। अब उस दिन हमें ये बैठ के थिंक करना चाहिए कि हमने एक साल यूं ही तो नहीं गंवा दिए। हमने अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य समय को, जो 1 ईयर बर्थडे पे आता है, उसको हमने गंवाया या हमने कुछ अचीव किया। ये चिंतन खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। वो केक कटिंग, बैलून और पार्टी सार्टी ये दूसरा पहलू है। तो ये जिम्मेदारी फैमिली और टीचर दोनों की बराबर फैमिली की। घर में मम्मी पापा, घर पहला पाठशाला होता है जी। तो टीचिंग्स तो वहीं से शुरू हो जाती है। अब हमारे घर से हमारे जो संस्कार मिले हम बचपन से, वो पैदाइश और परवरिश से मिलते हैं जी, जी, जी। फिर हम उनको नरिश करते हैं, बच्चों को निखारते हैं जी। आप कहीं किसी खदान से कोई हीरा निकलता है तो वो पत्थर के रूप में निकलता है। अब वो खदान फैमिली है और हम उसको नरिश करते हैं, जितना पॉलिश करते हैं, जितना चमकाते हैं, उतना वो बेशकीमती हीरा बनता है। क्योंकि कोई भी बच्चे रोल मॉडल तो अपने पापा या मम्मी को ही सबसे पहले मानते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चों के रोल मॉडल उसके मम्मी पापा नहीं हैं जी, तो मम्मी पापा को सचेत हो जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से बच्चे कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। ये सवाल ऐड हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि छोटे बच्चों से अपने गार्जियन पूछने चाहिए कि आपके रोल मॉडल बेशक बेशक, और सबसे पहले उनको रोल मॉडल बनने की तरफ प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से ही बिगड़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता देता हूँ कि हमारे स्कूल में एक बच्चे ने लड़ाई करी और उसने दूसरे बच्चे को गाली दी। तो मैं इंक्वायरी किया कि ये गाली इसने कहाँ से सीखा। स्कूल में तो कोई शिक्षक गाली देते नहीं, कोई लोग सिखाते नहीं।
तो जब उस बच्चे से मैंने पूछा बहुत प्यार से, तो उन्होंने कहा कि रात में मम्मी पापा लड़ते हैं और वो एक दूसरे को गाली देते हैं। तो हम लोग सोसाइटी को बेवजह ब्लेम करते हैं। कहीं बाहर में कहीं बुराई नहीं है, बुराई तो बस घर से शुरू होती है। जिस मुकाम पे सर आप हैं, बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ा होगा आपको। देखिए, चुनौती को मैं कभी निगेटिव सेंस में नहीं लेता। स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में अगर हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो भगवान आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है। हमेशा विपरीत परिस्थितियां जब भी आती हैं तो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि सर आपके बहुत सारे कंपटीटर होंगे जी, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, आप अपने घर में सारे फैमिली मेम्बर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। सबों की अपनी ज़िंदगियाँ जी, जी, हैं, सबों के अपने किस्मत हैं, जी, सबों के अपने कर्म हैं। जी, तो कंपटीटर कोई किसी का हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले ने सबको सिंगल बना के भेजा है, जी, कोई किसी का कंपटीटर नहीं। और अगर आप कंपटीशन की भावना आप में है तो कंपटीशन आप अपने आप से करिए कि आप पीछे कहाँ थे, कहाँ से आप चले, आपने जर्नी कहाँ से शुरू की, सक्सेस जर्नी कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आगे आपको जाना है। ये पैरामीटर आप खुद के लिए सेट कीजिए, आप दूसरों को मत देखिए। निजी विद्यालयों को आपने कॉर्पोरेट शैली में संचालित कर इसे एक अलग स्थान पर लाकर खड़ा किया। लोगों को इस राय एवं मत को आप किस प्रकार लेते हैं? अच्छा लगता है, लोग अप्रिसिएट करते हैं और लोग इंस्पायर होते हैं हमसे। जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो एक स्कूल में एक गुरु शिष्य परंपरा में थोड़ा सा जो है वो गंदगी आने लगी थी। तो मेरे मन में ये भी फीलिंग थी कि नहीं, गुरु तो गुरु होता है, गुरु की तुलना भगवान से की जाती है। और आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पे मैं आपकी टीम और आप लोगों को, खगेंद्र वैभव स्टूडियो को धन्यवाद भी देता हूं। और मुझे हमेशा से गुरु बनने की इच्छा थी कि आप इतिहास खंगाल के देखेंगी तो जितने भी महान लोग हुए वो किसी न किसी गुरु की वजह से हुए। आज भी अगर आप कुछ भी कर रही हैं तो किसी लोगों ने आपको इसकी तालीम दी होगी, जी, 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 किसी ने सिखाया होगा। जी, जी, बराबर। तो जिंदगी में भी एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें कौन बताएगा? मार्गदर्शक। कोई भी आपके जीवन में कोई अच्छा मार्गदर्शक है तो ऑब्वियस वो हमारा गुरु है। बच्चे आज हमसे इंस्पायर हो रहे हैं और लोगों ने अगर इसको अप्रिसिएट किया हमारे प्रयास को तो अच्छा लगता है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एकदम बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। आप इतिहास अगर पढ़ेंगी तो उसमें आपको दिखेगा, या मिथोलॉजी और अपने शास्त्र में, कि गुरु राम के प्रेरणा स्रोत वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ। जी। कृष्ण ने भी गुरु संदीपनी के आश्रम में सब कुछ सीखा था। जी। आप अभी अगर आज के समय में आएंगी तो सचिन तेंदुलकर भी जिस दिन संन्यास ले रहे थे उसने सबसे पहले अपने गुरु रमाकांत आचरेकर जी को थैंक्स दिया कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। ऑब्वियस फादर मदर और फैमिली वाले तो थे ही, लेकिन एक गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा। अरस्तु उनके गुरु थे, अरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अरस्तु की वजह से सिकंदर विश्व विजेता बना। मिथोलॉजी में महाभारत जिन लोगों ने पढ़ा है या देखा है जी। तो गुरु द्रोण अगर नहीं होते तो अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर नहीं होता। जी। जिस तरह से जान रहे हैं सर, वैश्विक महामारी कोरोना आया है और जिससे स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है। इससे निकलने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये बता दूं, और पेरेंट्स के लिए भी और सारे लोगों के लिए, कि कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन कोरोना ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जिसको लेके हम इतने परेशान और निराश हैं। हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लाइफ में परेशानियां आएंगी और जाएंगी। स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप पीछे इतिहास पलट के देखेंगे तो 1893 में प्लेग फैला था। जी।
तो 1-1.5 साल में वो भी गया और उसके बाद प्लेग कभी नहीं दिखा। जी 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था जी और हमारे महात्मा गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था। जी तो वो अपने स्ट्रांग विल पावर की वजह से और जो उनकी जीवन शैली थी उस वजह से वो उस बीमारी से बाहर आ गए, ठीक हो गए। उसके बाद स्पेनिश फ्लू कभी नहीं आया। और बीमारियां तो हमेशा कभी डेंगू आ रही हैं, कभी जो है वो आपका टीबी आया था, पोलियो था, स्वाइन फ्लू, कौन कौन सा वायरस तो आता रहेगा। मगर बच्चों की पढ़ाई पे तो बहुत बड़ा असर है। पढ़ाई पे असर हुआ है। ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि स्कूल को बंद करना है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक ठीक भी है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये कहा था कि 2-2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में बांट के हम लोग स्कूल चलाएंगे। बच्चों को उस शिफ्ट में भी एक क्लास के आधे बच्चों को बुलाएंगे, 3-3 दिन उनका वीक में क्लास होगा। उनको गेट पे जो है वो थर्मल स्कैनर लगा के उनकी स्क्रीनिंग कर लेंगे, फिर स्कूल को सैनिटाइज करवा देंगे। लंच वाली भीड़ भाड़ को हम लोग खत्म कर देंगे, असेंबली नहीं होगी, लंच नहीं होगी, क्योंकि 3-4 घंटे का क्लास चलाएंगे जो जरूरी है। हाँ, तो 3-4 घंटे का क्लास चलाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा असर हो चुका है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि अभी आप मार्केट अगर निकलिए तो भीड़ भाड़ को देख के नहीं लगता है कि कहीं भी कोरोना है जी। और अगर टीवी पर बैठ के आप उस आंकड़ों को देखिए तो डर लगता है कि कौन बचेगा और किसके साथ क्या होगा, वो टीवी के आंकड़ों को देख के लगता है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ को हम लोग फोकस नहीं करें। निगेटिव न्यूज़ देखना बच्चे बंद कर दें। निगेटिविटी से इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। ये आपको फील नहीं होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। पॉजिटिविटी से ऐसा हार्मोन्स निकलता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और अगर हम निगेटिव न्यूज़, दिन भर निगेटिव डिस्कशंस करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सर, आपके यहाँ क्या ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी हो रही है? एकदम कम्प्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। बच्चों को हम लोग लाइव क्लास दे रहे हैं। हमारे टीचर क्लास से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे वो लिख रहे हैं, वो चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चे घर पे उन चीज़ों को आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। 4-4 घंटे का शेड्यूल है, उनको एक रूटीन हमने दे दिया है। कुछ नया हुआ। अब ये देखिए कि सब पुराने समय में भोजपत्र पे लोग खर ही से लिखते थे जी, फिर पेन आया, कॉपी आया जी, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, बस बच्चे अब जो है वो टाइप कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहीं बहुत मिस नहीं है और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कि हमने टीचर को भी अपग्रेड किया। क्योंकि टीचर आज तक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, अब हमारा तो अपग्रेडेशन हो गया। हमने टीचर को अपग्रेड किया, हम लोग अपग्रेड हुए और बच्चे भी अपग्रेड हुए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए जी। अब आगे आने वाला समय कोरोना हो या नहीं हो, टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती जाएगी, तो आपको तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना होगा। तो कोरोना ने तो एक अवसर दे दिया हमको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का। मेरी निगेटिव कहीं सोच नहीं है, किसी भी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखता हूँ। सर, सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 2002 में 20 जनवरी 2002 को मैंने स्कूल की आधारशिला रखी और महज 23-24 साल मेरी उम्र रही होगी। 18 साल हो गए स्कूल चलाते। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बहुत छोटी उम्र में। उस समय पेरेंट्स भी ये सवाल करते थे कि आप तो खुद बच्चे लगते हैं जी आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं उनको कई एग्जाम्पल देता था। विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर सब छोटी उम्र में ही बहुत कुछ सीखे। शंकराचार्य छोटी उम्र में ही वो लोग बहुत कुछ सीखे और उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया। आपने पढ़ाई कहाँ से की सर? मैट्रिक तक पढ़ाई बेगूसराय में हुई। गांधी शिक्षण संस्थान स्कूल मेरे गांव में हुआ करता था, बहुत ही फेमस स्कूल था। सर, आपके स्कूल में वैसे तो सारे बच्चे, टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, कोई एक जिसका जिक्र करना चाहते हैं जिसने बहुत अच्छा किया हो ज़िंदगी में? बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया और मेरा मानना है कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं। एक बच्चे के बारे में मुझे याद आता है कि वो बच्चा आज ONGC में बहुत बड़े पद पे है और क्लास 7th में वो मेरे स्कूल के पास ही GD कॉलेज है और उस समय हम लोग मैसेज से अटेंडेंस नहीं भेज पाते थे। ये 8-10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ।
तो वो बच्चा ड्रेस में घर से निकलता था और जीडी कॉलेज में बैठ के बड़े बच्चों के साथ सिगरेट, शराब और ये सब चीज़ों में लिप्त था। घर से निकल के स्कूल ना आके सिनेमा हॉल जाना, टाउनशिप घूमना, ये सब वो करता था। आज वो बच्चा ओएनजीसी में बहुत बड़े पद पे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक गुरु किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसकी जानकारी मुझे जैसे ही मिली कि घर से वो निकलता और स्कूल नहीं आता है, तो 2-3 दिन में उसके पेरेंट्स से पूछा गया। टीचर पूछते थे, जो बच्चे ज़्यादा एब्सेंट रहते थे तो उनके बारे में उनके पेरेंट्स से बात की जाती थी। तो पेरेंट्स ने बताया कि वो तो डेली स्कूल जा रहा है और हमारे यहाँ वो पहुँचता नहीं था। तो हमने 3-4 जगह जहाँ पे बच्चे बैठते थे, घूम सकते थे, वहाँ पे मैंने खुद से छापेमारी शुरू की। तो वो जीडी कॉलेज और टाउनशिप और सिनेमा हॉल सारे में हमने खुद से घूमना शुरू किया और वहाँ ही दूसरे बच्चों के साथ वो बच्चा पकड़ा गया जी। कम से कम 15 दिन मैंने उसको चेज किया होगा इन सब चीज़ों को करते हुए। पकड़ता था, फिर वो कल वही हरकत करता था, समझाता था। एक आध दिन मैंने उसकी पिटाई भी कर दी, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि इसको बदल के छोड़ूंगा। और मुझे खुशी है कि वो उस क्लास 8 से हमारे यहाँ बहुत अच्छा करने लगा। 10th में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। उसने NIT करके ONGC में भी वो अच्छे पद पे कार्यरत है। और आज भी वो जब भी उसको समय मिलता है बेगूसराय आने का, तो आके कहता है कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, नहीं तो मैं तो 7-8 में ही भटक चुका था। जिस तरह से समाज में अभी बुराइयां हैं, क्या स्कूल में आध्यात्मिक पढ़ाई होनी चाहिए? आध्यात्मिक पढ़ाई हो या ना हो, एक संस्कार और एक अनुशासन और एक नॉर्म्स गाइडलाइंस में सारे लोगों को बांधा जाना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ मॉर्निंग में बच्चे, लेट कमर्स बच्चों को मैं एंट्री नहीं देता हूँ जी। मैं कहता हूँ कि किसी अध्यात्म से बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे कि स्कूल में धर्म और अध्यात्म की जगह नहीं है। लेकिन हम उनको संस्कार तो सिखा ही सकते हैं। अध्यात्म और धर्म के जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे उनको हम इनके मोटिवेशन में प्रयोग कर सकते हैं। सर, जिस तरह मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, मोरालिटी, वो भी तो एक वो धर्म और अध्यात्म से जो मोरालिटी और जो चीज़ें हम लोगों ने अच्छी चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी हैं या जो हमारे महापुरुषों ने बताई हैं या जो हमारा शास्त्र कहता है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल में। जैसे मैं पंक्चुअलिटी में विश्वास करता हूँ, मैं कहीं लेट नहीं होता, तो मैं अपने बच्चों को लेट कमर्स को एंट्री नहीं देता अपने स्कूल में। तो रिसर्च में मैंने देखा कि जिन बच्चों को 1 से 2 दिन लौटाया गया, जो हैबिचुअल लेट कमर्स थे, वो तीसरे दिन से एकदम टाइम पे आने लगे। उनको हमने ये एहसास दिला दिया कि बेटा आप गलत कर रहे हो। लाइफ इज़ एन वन टाइम ऑफर, और ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए भगवान ने भेजा और कुछ करने के लिए। जीवन एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा पाने का, कुछ अच्छा देने का, तो इसको हम व्यर्थ क्यों गंवाएं। और जैसे ही बच्चों को हम ये सब चीज़ें मोटिवेट करते हैं गुरु के रूप में, वो 1 से 2 दिन में सीख लेता है। अंत में एक सर मैसेज समाज के लिए। अभी तो दुख होता है इन सब चीज़ों पे बोलते हुए कि समाज में नैतिक पतन होते जा रहे हैं। समाज में नैतिकता इतनी गिर गई है, तो मैं कहता हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को ऑनेस्ट बनाएं और किसी काम को उन्हें ये समझा दें कि काम छोटा नहीं होता है, सोच छोटी होती। किसी काम को हम छोटा नहीं समझें और किसी काम के प्रति हम समर्पण रखें और जीवन में नीति और नियत एकदम साफ रखें, तो कभी नसीब बुरा नहीं होगा किसी भी लोगों का। अभी बस प्रॉब्लम यही दिखता है कि लोगों के न तो नीति में कोई ठोस जो है वो ये है, न तो लाइफ का कोई उनका स्टाइल है, न तो कोई रूटीन है, न तो उनका कोई मोरल है, न तो कैरेक्टर है। इन सब चीज़ों को अगर हम सही कर लें, घर से लेके स्कूल और समाज के हर तबके और हर वर्ग के बीच, इन सब चीज़ों में ज़रा सा हम अपने को इम्प्रूव कर लें, तो खुद ब खुद प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम कहीं है नहीं,
प्रॉब्लम हमारी सोच में, प्रॉब्लम हमारी सोच में है और मैनमेड प्रॉब्लम है, लोगों ने प्रॉब्लम बनाया, खुद बनाया। भगवान और ऊपर वाला या आप अल्लाह कहिए या यीशु कहिए, जो भी लोग हैं, इन्होंने कोई प्रॉब्लम और गलत चीज़ें नहीं बताई। हम लोग उनको गलत रूप में लेके सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं। और अगर हम खुद में सुधार ले आए, हर आदमी अपने आप में सुधार ले आए, तो सबकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और ये दुनिया भी सुधर जाएगी। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। धन्यवाद एक बार फिर से खगेंद्र वैभव स्टूडियो, आपकी पूरी टीम और स्पेशली डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे फ़ोन से और यहाँ स्टूडियो में आने का निमंत्रण दिया। तहे दिल से मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।